संयुक्त राज्य अमेरिका से शुरुआत करते हैं, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन एक बार फिर विवादों में घिर गया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसने स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए दी जाने वाली $2.2 मिलियन की फंडिंग रोक दी है। हार्वर्ड का आरोप है कि यह कदम राजनीति से प्रेरित है और इससे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य अनुसंधान प्रभावित हो रहा है। इस बीच रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ पर सैन्य जानकारी असुरक्षित चैट में साझा करने का आरोप लगा है। अब नजर डालते हैं चीन पर, जहां हाल ही में भूस्खलन की कई घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं में कई लोगों के दबे होने की आशंका है और बचाव दल राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। भारत और चीन के बीच LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पेट्रोलिंग को लेकर एक नई सहमति बनी है। इस सहमति से दोनों देशों के बीच तनाव कम होने की उम्मीद है। रूस से खबर है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ शांति वार्ता की इच्छा जताई है। पुतिन ने कहा है कि वह विशेष रूप से नागरिकों को निशाना बनाने पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में बातचीत के लिए तैयार हैं। हालांकि यूक्रेन ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। दूसरी ओर रूस ने यूक्रेन के सुमी शहर पर मिसाइल हमला किया है, जिसमें 36 नागरिकों की मौत हो गई है। भारत में स्वीडिश टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन ने एक बड़ी घोषणा की है। कंपनी ने कहा है कि वह जून 2025 तक सभी टेलीकॉम एंटेना भारत में ही बनाएगी। इससे न केवल देश में घरेलू जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के विरोध में हिंसा भड़क गई, जिसमें 3 लोग मारे गए और 274 से अधिक गिरफ्तारियां हुईं। जापान की सरकार ने कामकाजी लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने का फैसला किया है। सरकार अप्रैल 2025 से 4 दिन का कार्य सप्ताह लागू करने जा रही है। इस कदम का उद्देश्य जीवन संतुलन को बेहतर बनाना और गिरती प्रजनन दर को बढ़ावा देना है। इसके अलावा जापान इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ सिक्योरिटी नामक एक नई संस्था बना रहा है और ओसाका में 13 अप्रैल से 13 अक्टूबर 2025 तक एक्सपो 2025 का आयोजन किया जा रहा है। जर्मनी में हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण राइन नदी का जल स्तर बढ़ गया है। यह खबर जर्मनी के लिए राहत लेकर आई है, क्योंकि इससे शिपिंग कंपनियां अब अधिक माल ले जा सकती हैं। लेकिन जल स्तर अभी भी कुछ क्षेत्रों जैसे डुइसबर्ग और कोलोन के दक्षिण में सामान्य संचालन के लिए पर्याप्त नहीं है। मार्च और अप्रैल में सूखे के कारण जल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ था। यूनाइटेड किंगडम की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि महिला और लिंग शब्द केवल जैविक महिलाओं और उनके लिंग को ही दर्शाते हैं। इस निर्णय के बाद ट्रांसजेंडर अधिकारों को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। यह मुद्दा ब्रिटेन में एक बड़ी बहस का विषय बन गया है। फ्रांस सरकार 2025 की शुरुआत में एक नया इमिग्रेशन कानून पेश करने जा रही है। यह निर्णय एक अवैध प्रवासी द्वारा एक युवती की हत्या के बाद लिया गया है, जिसने देश से निष्कासन के आदेश का पालन नहीं किया था। सरकार का कहना है कि नया कानून निर्वासन आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा, लेकिन आलोचकों का कहना है कि नया कानून कठोर होगा और इससे शरणार्थियों को परेशानी का सामना PDD देगा। ब्राजील सरकार ने 2025 की आग की ऋतु से पहले राष्ट्रीय पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है। यह कदम अमेजन जंगलों और जैव विविधता वाले क्षेत्रों को आग से बचाने के लिए उठाया गया है। सरकार ने 250 नए फायर फाइटर्स की भर्ती का आदेश दिया है और अमेजन के 6 राज्यों को 45 मिलियन रियाल लगभग $8 मिलियन की सहायता देने का निर्णय लिया है। कनाडा सरकार ने घोषणा की है कि वह 2025 तक हर साल 5 लाख नए प्रवासियों को स्वीकार करेगी। यह खबर उन लोगों के लिए खुशी की खबर है जो कनाडा में बसना चाहते हैं। इस योजना के तहत 2,80,000 से अधिक भारतीयों को आर्थिक श्रेणी में और 1,10,000 को पारिवारिक श्रेणी में कनाडा में स्थान मिलेगा। इटली के पिडमोंट और वेनेटो क्षेत्रों में हाल ही में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ से कई घरों और इमारतों को नुकसान पहुंचा है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं।
इसके अलावा मोंटेफेइटो में एक केबल कार दुर्घटना हुई जिसमें 4 पर्यटकों की जान चली गई। इन प्राकृतिक आपदाओं के चलते सरकार ने आपातकालीन राहत की व्यवस्था शुरू की है। ऑस्ट्रेलिया में आम चुनाव के लिए 22 अप्रैल 2025 को प्रारंभिक मतदान शुरू हो गया है। इस दौरान पोप फ्रांसिस के निधन के कारण कुछ समय के लिए चुनाव प्रचार स्थगित कर दिया गया। चुनाव में मुख्य रूप से जलवायु नीति, आव्रजन और आर्थिक विकास पर बहस हो रही है। दक्षिण कोरिया और सिंगापुर ने 2025 में एक रणनीतिक साझेदारी बनाने की योजना बनाई है। यह साझेदारी दोनों देशों के बीच आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करेगी। इस साझेदारी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप्स के क्षेत्रों में सहयोग होगा। साथ ही दोनों देशों ने एलएनजी आपूर्ति के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन ने घोषणा की है कि 2025 में ब्याज दरों में ऐतिहासिक कटौती की जाएगी। यह कदम देश में महंगाई को कम करने के उद्देश्य से लिया जा रहा है। तुर्की की अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों का सामना कर रही है और महंगाई एक बड़ी समस्या है। सरकार को उम्मीद है कि ब्याज दरों में कटौती से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 23 अप्रैल को सऊदी अरब की यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। दोनों देशों ने संयुक्त रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परियोजनाओं पर सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। इसके अलावा सऊदी अरब की नई एयरलाइन रियाद एयर ने अपने बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के नए केबिन डिजाइन का अनावरण किया है। साथ ही सऊदी अरब ने 2025 के लिए भारत से 1,75,025 हज यात्रियों के कोटे को मंजूरी दी है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया भर की कुछ अहम खबरें। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।